हम पढ़ रहे थे बेटे चैप्टर 4 सारनिक। तो जैसे हमने शुरू में ही आपको बताया कि चैप्टर 4 में है हमारे सारनिक में तीन टाइप के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की भांति। जो चैप्टर 2 था उसमें भी हमारे तीन टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को सिद्ध करना और उनको हल करना। तो उसी प्रकार हमारे सारनिक के चैप्टर में भी तीन टाइप के क्वेश्चंस हुए हमारे। सारनिक का मान ज्ञात करना, सिद्ध करना और हल करना। तो अब बात आई सारणी का मान ज्ञात करना। इसका मेथड हमने आपको बताया था कि सारणी की किसी भी पंक्ति के अवयवों के सहगुणनखंडों का योगफल सारणिक का मान होता है। और ये सारणिक और आव्यूह में थोड़ा सा अब यहाँ आप समझ लें, आव्यूह के अवयवों को बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, जबकि सारणिक के जो अवयव होते हैं उनको ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच में लिखा जाता है। आव्यूह को कैपिटल लेटर्स द्वारा व्यक्त करते हैं, जबकि सारणिक को डेल्टा द्वारा व्यक्त करते हैं। तो सारणिक का मान ज्ञात करने की आपको बात बताई कि सारणी की किसी भी पंक्ति के अवयवों के सहगुणनखंडों का योगफल सारणिक का मान होता है। अब जो सिद्ध करना है या हल करना है उनसे संबंधित हमारी सारणी की प्रॉपर्टी हैं। वे प्रॉपर्टी हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं। मेन प्रॉपर्टी हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे वन बाई वन करके। जैसे आपको एक बताई थी प्रॉपर्टी कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताई थी, यदि किसी सारणी की दो आसन पंक्ति या आसन स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान तो नहीं बदलता, परंतु चिन्ह बदल जाता है। एक तीसरी प्रॉपर्टी ये बताई थी, यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ सरसम है तो सारणी का मान शून्य होता है। चौथी प्रॉपर्टी ये बताई थी, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 0 है तो सारणी का मान भी 0 होता है। पांचवी प्रॉपर्टी ये थी, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई अदिश राशि कॉमन के रूप में है तो उसे कॉमन ले लेते हैं और उस कॉमन राशि से सारणिक में गुणा हो जाती है। ध्यान दें, जबकि आव्यूह में हम क्या काम करते हैं, यदि किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं आव्यूह के में तो उस अदिश राशि से आव्यूह के प्रत्येक तत्व को गुणा होती है। सारणिक में ऐसा नहीं है, किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में कोई राशि कॉमन है तो उसे बाहर कॉमन लिया जा सकता है। और फिर आपकी छठी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के संगत पदों के साथ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता। एक सातवीं प्रॉपर्टी ये थी, यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ दो राशियों के योग के रूप में है तो उस सारणी को उसी क्रम की दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स ये बताया था कि जब आपको सारणिक का क्वेश्चंस मिलेगा सिद्ध करने के लिए या हल करने के लिए, तो हम पहले ये काम करेंगे कि जो आपकी किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में तीन किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में हम पहले तीन अवयव तीन जो है वन वन बनाते हैं। और ऐसा करने के लिए हम प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं कि पहले तीन वन वन हो जाएं, फिर दो को हम जीरो कर लें। दो को जीरो करने के पश्चात उनको फिर जो है वन के सापेक्ष में हम जो है प्रसार कर लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स था। अब इसके बाद अब हम जो थर्ड टाइप का हमारा क्वेश्चन से बच रहा है कि यदि हमें सारणिक दी गई है और ये कह दे आपसे कि सारणिक को हल कीजिए, तो हल करने के लिए हम क्या काम करते हैं, बिल्कुल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की भांति लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को साथ लेकर चलते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड टाइप है कि सारणिक को हल कीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विविध प्रश्नावली में है कि यदि a नॉट इक्वल टू 0 तो सारणिक x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इक्वल टू 0 को हल कीजिए। अब बिल्कुल उसी तरीके से पहला हमारा टारगेट होगा कि हम पहले तीन वन वन बनावें और दो को जीरो करें, लेकिन इसमें दोनों साइड साथ लेकर चलेंगे। अब जैसे ये अब हम C1 में परिवर्तन कर रहे हैं, केवल C1 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं कि C1 में पहले स्तंभ में तीनों स्तंभों को जोड़ के लिख रहे हैं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 प्लस C2 प्लस C3 को प्रयोग में लाने पर हमारा C1 स्तंभ में जो अवयव आते हैं 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए।
बाकी C2 और C3 में कोई परिवर्तन नहीं है, उनको एज इट इज लिख दिया जाता है। अब इसे आप कॉमन लेंगे 3x प्लस ए टू, तो अब हमारे पहले स्तंभ में 3 1 1 हो गए। अब हम क्या काम करेंगे, बाद के दो जो हैं इनको जीरो करेंगे। तो ऐसा करने के लिए अब हम एक तो R2 में परिवर्तन करेंगे, एक R3 में परिवर्तन करेंगे। R2 में क्या परिवर्तन है, R2 माइनस R1। R3 में परिवर्तन है R3 माइनस R2, अर्थात R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 को ज्यों का त्यों ही लिखेंगे। 3x प्लस ए 1x। जब अब R2 लिख रहे हैं, R2 का मतलब दूसरी पंक्ति लिख रहे हैं, तो जो नियम ऊपर आपने लगाया है उस नियम को फॉलो करते हुए हम देखो 1 में से 1 घटाएंगे 0, x प्लस ए माइनस एक्स करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा a, और x माइनस एक्स 0। अब R3 में लिख रहे हैं, R3 माइनस R2 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स प्लस ए, तो माइनस आ जाएगा यहाँ a, और x प्लस ए माइनस एक्स, तो यहाँ a आ जाएगा। जीरो को साथ लेकर चलेंगे क्योंकि हम सारणी को हल कर रहे हैं। इस प्रकार 3x प्लस ए और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 3। तो इस प्रकार ये सारणी के क्वेश्चनों को हल किया जाता है। अब एक्सरसाइज 4.3 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात आप समझ लें कि अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। वैसे तो आपने सूत्र पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लेकिन एक दूसरा सूत्र भी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है सारणिक विधि से ज्ञात करना है। सारणिक विधि से आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए जाएंगे और कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि से ज्ञात करो। तो सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करते हैं, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 इज इक्वल टू सारणी के अंदर x1 y1 x2 y2 x3 y3, अर्थात C1 और C2 पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में। तो ये हम निर्देशांक लिख लेते हैं, ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक। जो C3 कॉलम होता है उसमें हम 1 1 1 तीनों में 1 1 लिख लेते हैं और 1/2 और सारणी को सरल कर लेते हैं। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है सारणिक विधि से। जैसे 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे 3 खंड हैं। पहले खंड को हमें करना है 1 0 6 0 4 3, तो इन शीर्षों पर लिख लिया गया है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1। अब यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी गई हैं और सारणी को सरल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाओ कि बिंदु ए बी सी समरेख हैं। यदि 3 बिंदु समरेख हैं तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। बिल्कुल इसी तरीके से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और यहाँ मान रखेंगे, सरल करेंगे। यदि 3 बिंदु समरेख हैं तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा और सरल करके त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 दिखा देंगे। अतः ये तीनों बिंदु समरेख हैं। क्वेश्चन नंबर 3, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। यहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। 2 पार्ट हैं। अब शीर्ष बिंदु दे रखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, हमें के का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जहाँ लिखते थे अब वहाँ प्लस माइनस करके 4 लिख देंगे और सरल करेंगे। एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेकर के का मान ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है, सारणी का प्रयोग करके मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ से बिल्कुल आप त्रिभुज का ये दे रखे हैं, जो तीसरे बिंदु हैं उसमें आप एक्स वाई मान लेंगे। 2 बिंदु तो दे रखे हैं और तीसरे के लिए एक्स वाई और तीसरा कॉलम 1 1 करके सरल कर लेंगे। ये आपके 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा का
समीकरण आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की भांति है, के का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर 4 जो सारणिक है, जो आपके इम्पोर्टेंट सवाल थे उनसे संबंधित आपको बताया गया है कि 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। ये आज हमने चैप्टर 2 का भी आपको टेस्ट दिया था, उसे करेंगे।